हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल ज़ेंडुका लर्निंग्स पर हम लोगों ने सितंबर 24 सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम जो स्टूडेंट्स देने वाले हैं उनके लिए डाउट सॉल्विंग सेशन स्टार्ट कर दिया है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए या ऑडियो के जरिए या वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी तो उसके जरिए हमने कहा था कि आपके हम डाउट सॉल्व करेंगे। और कई स्टूडेंट्स अब डाउट पूछना शुरू कर चुके हैं, इस मिशन से जुड़ चुके हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज के वीडियो की है वो ये है कि मोर देन 60 स्टूडेंट्स ने लगभग मुझसे डाउट पूछा है एडवांस अकाउंटिंग के का जो आरटीपी आया है रिविजनरी टेस्ट पेपर, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट को लेकर एक क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है डाउट है कि सर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करवाइए, इसमें कुछ डाउट्स आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन करने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का जो क्वेश्चन आया है आरटीपी में रिविजनरी टेस्ट पेपर में सितंबर 24 का जो आरटीपी आया उसमें, तो वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए। A16 बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि ये इंटरमीडिएट के आरटीपी में आया है, लेकिन ये सीए फाइनल में पहले एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और स्टार्ट करते हैं हम लोग और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी पूरा कंप्लीट यहाँ पर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉयल लिमिटेड, आप भी लॉयल रहें इस क्वेश्चन के प्रति। लॉयल लिमिटेड has undertaken a project for expansion of capacity as per the following details। लॉयल लिमिटेड नाम की कंपनी है और वो कोई प्रोजेक्ट कर रही चल रहा है, उस प्रोजेक्ट का एक्सपांशन हो रहा है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर से मार्च यानी 6 महीने, 3 महीने 2023 में और 3 महीने 2024 में ये एक्सपेंडिचर कितना होगा ये आपको दे रखा है यहाँ पर कि एक्सपांशन के लिए खर्चा ही होगा। तो प्लान एक्सपेंडिचर भी दे रखा है देखिए, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी दे रखा है, मतलब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना होने की संभावना है वो दिया हुआ है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है एग्जैक्टली वो भी दे रखा है। और ये बात नोट करने वाली यहां पर देखिए, दिसंबर में कोई भी एक्चुअल खर्चा नहीं हुआ। आखिर दिसंबर में ऐसी क्या घटना हुई वो आगे पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी दे रखे हैं और एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी दे रखे हैं। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये नहीं सोचना है कि करना क्या है, पहले क्वेश्चन को रिटेन कर लीजिए। कंपनी ने बैंक से कोई लोन या ओवरड्राफ्ट ले रखा होगा, जब भी बैंक का इंटरेस्ट की बात आ गई है तो बैंक इंटरेस्ट है, बैंक लोन है, बैंक ओडी है तो वो बोरोइंग है और बोरोइंग पे ब्याज देना है तो वो बोरोइंग कॉस्ट है। तो A16 की एप्लीकेबिलिटी यहां पर आती है क्योंकि ये कोई प्रोजेक्ट चल रहा है मतलब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा सब्सटेंशियल लगेगा यदि तो वो क्वालिफाइंग एसेट है। और क्वालिफाइंग एसेट के लिए अगर आपने बोरोइंग की है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो एज पर A16 कैपिटलाइज होगा और जो A16 के दायरे में नहीं आएगा वो ब्याज, वो बोरोइंग कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी। तो यहां पर बड़ी सिंपल सी बात है कि कंपनी ने बैंक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं 15% पर एनम और विच इज डेबिटेड ऑन ए मंथली बेसिस। ये लाइन जरा इंपॉर्टेंट है यहां पर क्योंकि ये डेबिटेड बोला है, पेड नहीं बोला है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट नहीं हो रहा है। भाई मैंने 1 लाख का लोन लिया, उसमें मान लीजिए 5,000 का ब्याज आ गया, तो अब मैं ब्याज अगर पे कर दूंगा तो अगला ब्याज मुझे 1 लाख भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 लाख का लोन लिया, 5,000 का ब्याज मेरा बन गया, मान लीजिए 1 महीने का मंथली बेसिस बोला है, तो 1,05,000 का मेरा लोन हो गया। तो अब अगर मैंने ब्याज पे नहीं किया तो अगले महीने का ब्याज 1,05,000 पे लगेगा। जनरली यही होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाएगा, अमाउंट कम्युलेट होता जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में खास बात है जो है ध्यान दें कि इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट जो है डेबिटेड होना है मंथली बेसिस पर। और ड्यूरिंग द हाफ ईयर कंपनी है 20 लाख ओवरड्राफ्ट अप टू 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को हाफ ईयर बोल रहे हैं, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब ये अकाउंटिंग ईयर इनका जुलाई से जून हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल से मार्च होगा। हालांकि हाफ ईयर एंड कभी दिसंबर में हो रहा है। तो यहां पर 20 लाख का ओडी है कंपनी का 31 दिसंबर तक। देखिए बात को समझिए, ये ऊपर ओडी के अमाउंट नहीं दे रखे हैं, ऊपर तो यहां पर आपको असेट्स के जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कितना खर्चा है उसके डिटेल दे रखी, प्रोजेक्ट एक्सपांशन की बात यहां पे कर रखी है, ठीक है। और वो भी एस्टिमेटेड और एक्चुअल दे रखा है। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं एस्टिमेटेड से कोई मतलब ही नहीं है यहां पर, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है क्योंकि अल्टीमेटली क्वालिफाइंग एसेट में कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ और उसमें से भी कितना बोरोइंग से हुआ,
अगर बोरोइंग नहीं लगी है तो बोरोइंग कॉस्ट की बात ही नहीं आएगी कैपिटलाइज करने की। तो बोरोइंग से कितना हुआ, लोन से कितना हुआ, वही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लान एक्सपेंडिचर का कोई रिलेवेंस नहीं है, केवल डाउट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हाफ ईयर एंडेड की बात कर रहे हैं, दिसंबर तक की बात कर रहे हैं, 20 लाख का ओवरड्राफ्ट है। लेकिन जनवरी में देखिए सरप्लस कैश आ गया, मतलब जनवरी में प्रोजेक्ट तो चल रहा था, देखिए प्रोजेक्ट पे खर्चा हुआ है लेकिन सरप्लस कैश है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओडी का पैसा आप अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में उस क्वालिफाइंग एसेट में लगा रहे थे, जनवरी में सरप्लस कैश आ गया। मतलब एक तरीके से वो ओडी का पैसा जो आपने एसेट में लिया था, कहीं से आपको पैसा आया तो आपने ओडी को, ओडी बैंक में, ओडी में पैसा जमा करा दिया, तो ओडी की जगह वहां सरप्लस हो गया। एक मान लीजिए 10 लाख का ओडी था तो 11 लाख जमा करा दिए, तो 1 लाख का सरप्लस हो गया। तो जनवरी में तो सरप्लस कैश है, सरप्लस कैश है तो बोरोइंग कॉस्ट इन करनी होगी जनवरी में, और बोरोइंग कॉस्ट इन करनी होगी तो कैपिटलाइज करने की बात ही नहीं होगी। जनवरी में एसेट में खर्चा जरूर हुआ है 50,000 रुपए का, लेकिन वो बोरोइंग के पैसे से नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी जो इसके पहले भी बोरोइंग का पैसा, दिसंबर जनवरी के पहले भी जो बोरोइंग का पैसा क्वालिफाइंग एसेट में लगा था वो भी आपने निकाल लिया एक तरीके से, क्योंकि आपने ओडी में पैसा जमा करवा के ओडी में सरप्लस ले आए हैं। तो यहां पर क्वेश्चन दे रखा है। इस तरह का क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में A16 में नहीं है, और ये मैंने जैसा कि अभी कहा फाइनल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से करने वाला है। सरप्लस कैश था जनवरी में, और देखिए फरवरी में फिर माहौल बिगड़ गया, यहां पर फिर ओडी आ गया, और अब ओडी 14 लाख का ही है केवल, अब ओडी 14 लाख का है। देखिए एक बात को समझिए, लोन का अमाउंट अलग होता है, असेट में खर्चा कितना वो अलग होता है। इट मे बी पॉसिबल कि बोरोइंग 14 लाख की हो लेकिन असेट में 16 लाख लग गया हो, इट मे बी पॉसिबल कि बोरोइंग 16 लाख की हो, असेट में 14 लाख ही लगा है। मुद्दा ये है, A16 कहता है कि क्वालिफाइंग असेट को बनाने में जो खर्चा आपका लग रहा है उसमें से बोरोइंग से कितना लगा वही देखना है आपको, ठीक है। तो खैर यहां पर 14 लाख रुपए का फरवरी में, 30 लाख रुपए का फिर ओडी हो गया, 30 लाख का हो गया ओडी। देखिए मार्च में, 1 मार्च को ओडी फिर बढ़ गया, तो जरूरी नहीं कि 30 लाख का ब्याज कैपिटलाइज होगा भाई। 30 लाख में से आपको यह देखना पड़ेगा ना कि क्वालिफाइंग एसेट में कितना लगा है। यस, तो इस तरीके से यहां पर ओडी का अमाउंट, पहली बात देखिए इस क्वेश्चन में नया क्या है, एक तो हर महीने इंटरेस्ट लग रहा है, डेबिट हो रहा है, पे नहीं कर रहे हैं, तो हर महीने का अमाउंट चेंज होगा। इसका मतलब यहां पर इंटरेस्ट जो निकलेगा मंथली निकालना पड़ेगा। अरे भाई पहले महीने 1 लाख था तो 1 लाख पे 5% मान लीजिए 5,000, सपोज जो भी है मंथली इंटरेस्ट है ना, अमाउंट फिर अगले महीने 1,05,000 पे लगेगा, फिर इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा तो अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो हर महीने यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट होता जाएगा, तो हर महीने का प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता जाएगा, तो अमाउंट चेंज होता जाएगा तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मंथली होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दिसंबर में कंपनी ने स्ट्राइक थी, एक्चुअली दिसंबर में अभी ऊपर बात हुई थी कि दिसंबर में यहाँ पर क्यों नहीं खर्चा हुआ, तो दिसंबर में खर्चा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि काम ही नहीं हुआ, स्ट्राइक चल रही थी और कंटिन्यू वर्क चालू उस दिसंबर मंथ में कुड नॉट कंटिन्यू द वर्क ड्यूरिंग द सेट पीरियड लिखा है। हाउएवर सब्सटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रिलेटेड टू प्रोजेक्ट वाज कंटिन्यूड, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यस ड्यूरिंग द पीरियड जब वो असेट बन रही थी, जब वो प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वो जो प्रोजेक्ट चल रहा था तो प्रोजेक्ट में खर्चा हो रहा था, मतलब दिसंबर में काम ही नहीं हुआ, तो दिसंबर में खर्चा नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्राइक हो गई थी और ऐसा लिखा है। लेकिन जो सब्सटेंटिव जो मेन कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो जारी था। तो जो AS16 है जो कि इंडेस 23 है, फाइनल के लिए इंडेस बोलते हैं, इंटर के लिए AS16। तो हालांकि ये क्वेश्चन इंटर फाइनल दोनों के लिए रेलेवेंट है। तो यहां पर जो है लिखा है कि भाई स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है कि बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन शुरू होगा, और जब असेट रेडी टू यूज या रेडी फॉर सेल हो जाएगी तो कैपिटलाइजेशन बंद हो जाएगा। लेकिन बीच में अगर किसी भी कारण से काम रुकता है तो बोरोइंग कॉस्ट का जो कैपिटलाइजेशन चल रहा था उसको रोकेंगे, सस्पेंशन। लेकिन कब रोकते हैं, जब वो अनअवॉइडेबल रीजन से होता है, एबनॉर्मल रीजन से होता है। अगर अनअवॉइडेबल रीजन से है, नॉर्मल रीजन से है, तो कैपिटलाइजेशन जारी रहेगा। तो यहां पर तो स्ट्राइक हुई है, कुछ दिया नहीं रीजन क्या था, लेकिन एक हिंट दे रखी क्वेश्चन में, और ये कह रखा है कि भाई उस दौरान भले ही काम रुका हुआ था लेकिन सब्सटेंशियल यानी इंपॉर्टेंट काम, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंटिन्यू था। मतलब कि वो प्रोजेक्ट का काम किसी कारण से नहीं हो पाया, नॉर्मल डिले हो सकता है। तो मेरा यह मानना है कि दिसंबर महीने में भले ही खर्चा नहीं लगा लेकिन बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन जारी रहेगा, मतलब कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगा, मतलब कैपिटलाइजेशन दिसंबर में भी सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। हालांकि अभी क्वेश्चन जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा तो और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ऑनसाइट वर्क अगेन जनवरी में काम शुरू हो गया है, वर्क 31 मार्च को ही कंप्लीट हो गया। चलिए अच्छी बात है कि भाई भले ही आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो जुलाई से जून हो, क्योंकि दिसंबर में हाफ ईयर कंप्लीट हो रहा था, क्वेश्चन में ऐसा लिखा था, तो हमें उससे मतलब नहीं है। अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन शुरू हुआ वो अक्टूबर से शुरू हुआ और खत्म मार्च में हो गया। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमें तो 6 महीने की बात करनी है कि 6 महीने में कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा वही देखना है। और ये लिखा है क्वेश्चन में
कि मानना है कि सारा एक्सपेंडिचर पहले दिन हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहां पर खर्चा जो दे रखा है, जैसे देखिए अक्टूबर का खर्चा हमको दे रखा है 4 लाख, तो ये अक्टूबर में हुआ तो 1 तारीख को हुआ, 2 को हुआ, 5 को हुआ। अब अलग अलग हुआ तो इंटरेस्ट फिर डेज के हिसाब से लग जाता, लेकिन क्वेश्चन में साफ बोल दिया कि भैया जो खर्चा हुआ है वो हर महीने की पहली तारीख को हुआ है, मतलब ये अक्टूबर में जो 4 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, तो 4 लाख रुपए जो है 1 अक्टूबर को ही लग गए हैं, तो उस पर पूरे महीने का इंटरेस्ट आएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। और अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कैपिटलाइज कितना होगा, गिविंग रीजन वेयर एवर नेसेसरी, आपको रीजन भी देना है कि आपने क्या कहानी लिखी है, आपने जो ट्रीटमेंट किया है क्यों किया है ना। और अज्यूम ओवरड्राफ्ट विल बी लेस इफ देयर इज नो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है तो ओवरड्राफ्ट विल बी लेस, यानी ओवरड्राफ्ट कम रहेगा। इस लाइन का जनरल मीनिंग तो यही कहता है कि भाई जब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, जैसे कि यहां पर दिसंबर महीने में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, तो जितना भी ओडी था वो ओवरड्राफ्ट का अमाउंट उससे कम था, ठीक है। हालांकि इस लाइन का कोई बहुत ज्यादा रिलेवेंस मुझे दिख नहीं रहा है, फिर भी क्वेश्चन अभी आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में बाकी सारी चीजें हिंट दे रखी है। चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं है, अगर समराइज करें तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके खर्चे दे रखे हैं, प्लान एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर दे रखा है और इंटरेस्ट रेट दे रखी है और बैंक ओडी ले रखा है, बोरोइंग हुई है और कब कब बोरोइंग नहीं रही है, कब कब खर्चा नहीं हुआ है, एक सस्पेंशन का पीरियड भी दे रखा है कि उस दौरान काम नहीं हुआ था, ठीक है। और ओडी के अमाउंट का भी ध्यान रखें कि जनवरी में ओवरड्राफ्ट 14 लाख रुपए का था और फरवरी में 14 लाख रुपए का था, ठीक। देखिए यहां पर ओडी का अमाउंट फिर मैं याद दिला रहा हूं, दिसंबर में 20 लाख का था, जनवरी में सरप्लस कैश था, फरवरी में ओडी हुआ वापस 14 लाख का हो गया और मार्च में 30 लाख का ओडी हो गया, जरा ध्यान रखें। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है। हाँ जी, चलिए, हमें कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। चलिए, आरटीपी में इसका सॉल्यूशन है, हम चाहते तो भी आपको सॉल्यूशन दिखा के सॉल्यूशन भी समझा देते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वेश्चन को एक बार कम से कम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसीलिए वो एक बार प्रैक्टिस आप बाद में करें तो इससे बेटर है कि आप मेरे साथ यहाँ पे कर लें तो आपका टाइम बच जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 है आरटीपी का, क्वेश्चन नंबर 12, एडवांस अकाउंटिंग सितंबर 24 आरटीपी। चलिए, इंटरेस्ट यानी बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, टू बी कैपिटलाइज्ड। तो इसका प्रेजेंटेशन भाई एक कॉलम हम बना लेते हैं मंथ ऑब्लिक ईयर का, मेरे साथ साथ लिखते जाए, क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखें 2023 में अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है, फिर 2024 चालू हो जाएगा तो जनवरी है, फरवरी है और मार्च में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, एक्सपेंशन कंप्लीट हो चुका है, ये हो गया। प्लान एक्सपेंडिचर से हमें कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर की हम बात करेंगे। एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो सर वो तो 4 लाख रुपए का हुआ अक्टूबर में, प्लान एक्सपेंडिचर से मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ये आउटस्टैंडिंग रहेगा। सर क्यों आउटस्टैंडिंग रहेगा, क्योंकि हर महीने डेबिट हो रहा है, बैंक वाले डेबिट कर रहे हैं आपके अकाउंट में, लेकिन आप पे नहीं कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट का अमाउंट एट द रेट 15% दे रखा है, वो पर एनम रेट है। तो 4 लाख ओडी देखिए, हाँ दिसंबर तक ओडी आपका था, जनवरी में सरप्लस कैश था, तो ओडी 20 लाख था, उससे ऐसा नहीं 20 लाख में, हमें सिर्फ अभी वो इंटरेस्ट जितना, देखिए टोटल इंटरेस्ट, हमसे टोटल बोरोइंग कॉस्ट नहीं पूछी है, टोटल इंटरेस्ट तो वो आएगा जो टोटल ओडी का अमाउंट था, लेकिन उसमें से कैपिटलाइज कितना होगा भी उसकी बात हो रही है। तो ओडी कितना भी था, 4 लाख रुपए जब असेट में खर्च हुआ है, तो 4 लाख इंटू 15%, ये 60,000 आ जाएगा, इंटू 1/12, तो ये अमाउंट आपका आता है 4 लाख इंटू 15%, ये आ जाएगा 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अब आउटस्टैंडिंग लोन आपका कितना हो गया यहां पर, 4,05,000 का। और एक कॉलम हम कम्युलेटिव का बना रहे हैं, ये कॉलम नहीं भी बनाए तो चलेगा,
लेकिन लॉजिक से समझिए कि वो अब जो जैसे मान लीजिए पहले महीने 1 लाख खर्च हुआ, ब्याज उस पर 5,000 आया, तो 1,05,000 हो गया। अब अगले महीने 2 लाख और खर्च हुआ, तो वो जो अमाउंट ऑफ उस असेट में जो पैसा लगा हुआ है वो 1,05,000 जो पुराना था वो तो लगा हुआ ही है, और 2 लाख और लग गया, तो अब वो टोटल अमाउंट लोन का 3,05,000 हो गया जिसपे इंटरेस्ट आएगा। हमें लोन के अमाउंट से मतलब नहीं है, हमें लोन के उस अमाउंट से मतलब है जो क्वालिफाइंग एसेट में लगा है, उसी से रिलेटेड इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। तो यहां पर ये हो गया 4,05,000, 4,05,000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नवंबर में, अक्टूबर के बाद नवंबर हो गया, तो ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा बिल्कुल असेट की कॉस्ट में। 7,95,000 रुपीज का जो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ। तो अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा? वो 4,05,000 तो बोरोइंग है ही, दिसंबर तक देखिए, हाँ, तो ये 7,95,000 ये तो लोन का पैसा, ओडी का पैसा और यूज हुआ। 4,05,000 ऑलरेडी लगा हुआ है। आप बोलेंगे सर 4,05,000 में इंटरेस्ट निकाल तो लिया, वो तो एक ही महीने का निकाला, नवंबर का भी निकलेगा, इंटू 15% से, इंटू 1/12, 7,11, 12,00,000 का 180/12, तो ये 15,000 रुपए आ जाएगा इंटरेस्ट, 15,000 रुपए आ जाएगा। तो अब आपका लोन का ओडी का जो पैसा था वो कितना हो गया भाई? 4,05,000 ये था, प्लस 4,05,000 प्लस 7,95,000 प्लस ये 15,000 भी इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, आपने पे नहीं किया तो आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाएगा, तो बैंक वाले अगला इंटरेस्ट 15,000 जोड़ के लेंगे, तो ये हो गया 7,11, 12, 12,15,000, 12,15,000। ठीक है, दिसंबर महीने में कोई काम हुआ ही नहीं, ठीक है, तो कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर मंथ में इंटरेस्ट तो आएगा। सर इंटरेस्ट क्यों आएगा? क्योंकि दिसंबर में भी ओडी था, आप ये चेक कर लीजिए दिसंबर में ओडी था कि नहीं, तो लिखा है देखिए, अप टू दिसंबर 20 लाख का ओडी था। सर 20 लाख का ओडी था दिसंबर तक, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपने 20 लाख पे इंटरेस्ट क्यों नहीं निकाला? अरे भाई टोटल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो 20 लाख पे ही आएगा, लेकिन हमें ये देखना है कि बोरोइंग का, ओडी का कितना पैसा असेट में लगा हुआ है। तो असेट में जो पैसा लगा हुआ है यहां पर तो दिसंबर में कुछ भी नहीं लगा, ठीक है, लेकिन दिसंबर में 12,15,000 रुपए ओडी तो था ना, तो ओडी का सरप्लस तो जनवरी में आया, तो 12,15,000 ये नया अमाउंट आ गया, इस पे 15% हम निकालेंगे और इस पर दिसंबर मंथ का एक महीने का इंटरेस्ट आएगा, तो 12,15,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाय 12, 15,187.5 आ रहा है, तो हम इसको 15,188 राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये 15,188 हो गया। ठीक है, तो अब ये जो अमाउंट आएगा ये कितना आएगा? 12,15,000 तो था ही, 12,15,000 तो ये पिछला अमाउंट था ही, प्लस यहां तो कोई अमाउंट है नहीं, 15,188 आ गया, तो 12,15,000 प्लस 15,188, तो ये आ गया 12,30,188। ये दिसंबर तक की कहानी है, जनवरी अब आने वाला है। जनवरी में आप देखिए, जनवरी में खर्चा हुआ 50,000 रुपीज का, लेकिन जनवरी में ओडी था ही नहीं, इसका मतलब जितना भी पैसा हमने ओडी से असेट में लगा रखा था, कहीं से पैसा आया, कहीं से आया तो अगला लोन तो नहीं लिया, तो हम ओनर फंड मानेंगे कि ओनर फंड से आ गया, और वो ओडी में जमा हो गया, ओडी में जमा हो गया तो सरप्लस कैश आ गया, तो ब्याज ही नहीं लगा, ब्याज ही नहीं लगा, ब्याज ही नहीं लगा, बस ये अमाउंट, असेट में अमाउंट बढ़ गया। देखिए आप, ये 12,30,188 असेट में तो पैसा लगा हुआ है, और ये 50,000 और लग गया, पर ये बोरोइंग का पैसा नहीं है, पर असेट की कॉस्ट कितनी आ गई? 12,80,188। सर यहां पर इंटरेस्ट क्यों नहीं निकाला? यहां पर इंटरेस्ट कैपिटलाइज तो दूर की बात है, इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि जनवरी के मंथ में हमने जहां से भी पैसा रियलाइज हुआ हमने ओडी में जमा करवा दिया, हमारे पास सरप्लस कैश आ गया। तो आप बोलेंगे सर ये फिर 50,000 कहां से खर्च हुआ? ये एडिशनल पैसा आपके पास आ गया, बोरोइंग का पैसा असेट में यूज नहीं हुआ है, तो सर फिर आपने इसको यहां जोड़ा क्यों? अरे भाई असेट में बोरोइंग का पैसा यूज नहीं हुआ है, पर असेट की कॉस्ट तो बड़ी है ना। बिल्कुल, अगर ये पैसा बोरोइंग का नहीं है तो मैं आगे भी इस पर इंटरेस्ट नहीं निकालूंगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, फरवरी में आ जाते हैं। फरवरी में 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया। ओ माय गॉड, 2 लाख का खर्चा हो गया। अब आप ध्यान से समझेंगे, यहां पर फरवरी में 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ, और फरवरी में आप ये देखिए दिसंबर तक 20 लाख का ओडी था,
दिसंबर तक हमारी असेट में खर्चा 20 लाख से कम हुआ है, तो ओडी पे इंटरेस्ट तो 20 लाख लगेगा, लेकिन असेट में जो पैसा लगा है उतने का ही इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई दिसंबर तक की। जनवरी में इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि जनवरी में ओडी सरप्लस कैश में बदल चुका था, तो जनवरी में तो इंटरेस्ट लगना ही नहीं है। हमारी असेट में पैसा जरूर लगा है 50,000 का, ठीक है, तो इसलिए कोई जनवरी महीने में जब कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगा तो कैपिटलाइजेशन कहां से होगा। लेकिन फरवरी के महीने में जरा देखिए क्या कहानी हुई है। एंड अगेन ओडी ऑफ 14 लाख फ्रॉम 1 फरवरी। ओ माय गॉड, एंड मार्च में 30 लाख है। पहले फरवरी की बात कर लें। फरवरी में अब आप देखिए, वैसे समझे बात को, असेट में 12,80,188 लग चुका है, प्लस वो तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है ना, तो असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो रहा है इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट आ रहा है ये कैपिटलाइज हो रहा है ना। अब ये कैपिटलाइज हो रहा है। दिसंबर का कैपिटलाइज क्यों हुआ? दिसंबर का कैपिटलाइज क्यों हुआ? दिसंबर में क्या हुआ था ये जरा देख लें। दिसंबर में जो है स्ट्राइक थी, लेकिन सब्सटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया था ना। यस, तो हमने बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन जारी रखा, सस्पेंड नहीं किया, क्योंकि वो हमने अज्यूम किया है कि भाई जब सब्सटेंशियल वर्क दिसंबर में स्ट्राइक होने के बाद भी चलता रहा तो कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अब ये जनवरी की बात आ गई, जनवरी हो गया। ठीक है, अब फरवरी में 2 लाख रुपए लगे। अब समझिए बात को, असेट में 12,80,188 कैपिटलाइज हो चुका है असेट की कॉस्ट में, 2 लाख और लग गया, तो 2 लाख और लगा तो वैसे तो असेट की कीमत 14,80,188 हो गई। 12,80,188 से 2 लाख बढ़ गया, लेकिन इंटरेस्ट जो कैपिटलाइजेशन के लिए आएगा वो तो 14 लाख से ज्यादा आ ही नहीं सकता ना। अरे जब ओडी ही 14 लाख का है तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट मिलके जो आ रहा है, ये अमाउंट भले ही ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ पैसा अगर एसेट में लगा है तो वो ओनर फंड से लगा है। और यहां पे बोरोड फंड की बात होती है A16 में, इंड AS 23 में, तो 14 लाख रुपए से ज्यादा पे इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता। ओडी है ही 14 लाख, तो 14 लाख का 15% इंटू 1/12, तो ये आ गया 14 लाख इंटू 15% डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 17,500 आ चुका है ये। तो यहां पर भैया असेट की कॉस्ट की बात करें तो 12,80,188 असेट में कैपिटलाइज हो चुका था। यहां 2 लाख रुपए असेट में कॉस्ट में और खर्चा हुआ, प्लस 17,500 का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज हो गया। तो 12,80,188 प्लस 12,80,188 प्लस 2 लाख प्लस 17,500, 14,97,688 ये असेट की कॉस्ट हो गई है। और यहां पर 12 लाख रुपए और खर्च हो गए हैं असेट में। तो अब देखिए ओडी 30 लाख का है, तो उससे मुझे मतलब नहीं, ओडी टोटल इंटरेस्ट 30 लाख पे आएगा, लेकिन बोरोइंग कॉस्ट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कैपिटलाइज कितना होगा, कैपिटलाइज तो कैपिटलाइज तो वही होगा ना। तो सर ओडी बढ़ गया आपका, तो इसका मतलब ये हुआ कि वापस से आपने जो सरप्लस कैश था वो वापस ओडी में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वापस वो ओडी का पैसा यूज हो रहा है असेट में। तो अल्टीमेटली यहां पर 14,97,688 प्लस 12 लाख, ये 12 लाख आ रहा है। ये जो अमाउंट आएगा टोटल इंटरेस्ट 30 लाख पे ही लगेगा, लेकिन क्वालिफाइंग एसेट में जो खर्च पैसा है इंटू 15% इंटू 1/12, 14,97,688 प्लस 12 लाख इंटू 15% डिवाइडेड बाय 12, 33,721 का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब असेट की कॉस्ट हो गई आपकी 14,97,688 तो था ही, प्लस 12 लाख रुपए 12 लाख का खर्चा और असेट में हुआ, प्लस ये इंटरेस्ट और मंथली बेसिस पे डेबिट हुआ, कैपिटलाइज हुआ 33,721। तो ये आपका हो जाएगा 14,97,688 प्लस 12 लाख प्लस 33,721 इज इक्वल टू 27,31,409। तो अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो ये आ जाएगी। क्लियर? इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज हुआ 5। देखिए इसकी एंट्री होगी असेट टू बैंक, असेट टू बैंक, असेट टू बैंक, असेट टू बैंक, असेट टू बैंक। इसकी एंट्री होगी असेट टू बैंक, असेट टू बैंक, ये सारा इंटरेस्ट असेट में ही जुड़ेगा। असेट टू बैंक या इंटरेस्ट टू बैंक करेंगे, फिर असेट टू इंटरेस्ट। क्लियर? और ये सब कैपिटलाइज हुआ। तो अल्टीमेटली असेट की कॉस्ट आपके पास आ गई। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से, इंड AS 23 के हिसाब से जो बोरोइंग कॉस्ट जो है क्वालिफाइंग असेट से रिलेटेड है,
वही कैपिटलाइज होगी पहली बात तो मान लीजिए आपका असेट में पैसा कम लगा है और लोन ज्यादा है, बोरोइंग ज्यादा है, तो ज्यादा वाली बोरोइंग का इंटरेस्ट तो पीएनएल में जाएगा। अगर बोरोइंग कम है और असेट में ज्यादा लग गया है तो भी मैक्सिमम उतना ही कैपिटलाइज होगा जितनी बोरोइंग आपके असेट में यूज हुई है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बोरोइंग कॉस्ट के साथ को देखना है, तो बोरोइंग कितनी है वो भी देखना है और वो क्वालिफाइंग एसेट में कितनी लगी वो भी देखना है। और यहां पर टोटली 6 महीने का इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हर महीने अमाउंट चेंज हो रहा था, क्योंकि हर महीने इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे थे आप, डेबिट हो रहा था वो मंथली बेसिस पर। तो बैंक वाले तो प्रैक्टिकल देखा जाए तो वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ही लेते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 या हम फाइनल के हिसाब से बोले इंड एस 23 का था। और दोनों ही इंटर और फाइनल लेवल दोनों पर ये इंपॉर्टेंट है, और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरटीपी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिया गया है। ठीक है, तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही डाउट सॉल्विंग के लिए आप लोग मैसेज करते रहिए, आप लोग फोन कॉल्स करते रहिए फॉर एनी डाउट। अगर मैंने पहले भी कहा है कि मैसेज पे भी डाउट सॉल्व हो सकता है, ऑडियो पे भी हो सकता है, और जरूरत पड़ेगी तो जैसे ये वीडियो बनाए वैसे और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।